everybody, welcome back to my channel. So before starting with the video, let me just say like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon given below so you can get the notification whenever I post a new video. So इस video में, like you can see on the screen, I will be teaching you about personal licensing. Basically, this is our first annexure. Now if you do not know what annexures are, कितने होते हैं, उसमें क्या होता है, you guys can go and check out my video about it. And for this one, इसमें आपको पढ़ना है कि लाइसेंस लेने से पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, क्या आपके प्रिविलेजेस रहेंगे एंड कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लाइसेंस शुरू करने से पहले like you can see on the screen, I have written all the alphabets of English language, right? So in aviation field, you do not say these letters separately. For example, if I am calling out an aeroplane's registration mark or call sign, let's say my aircraft is VT ABC. So how do I call this? It will be V is for Victor, T is for Tango, A is for Alpha, B is for Bravo, and C is for Charlie. So you will have to say Victor, Tango, Alpha, Bravo, Charlie. इसी तरीके से जब भी आप कहीं भी ऐसे लेटर्स देखोगे, you have to pronounce all the words written here on the screen. You can either write this down, or you can take a screenshot, or you can easily find this on Google. So what is this? These are phonetic alphabets, NATO phonetic alphabets. Okay, so इसके आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप देखो हमारे कितने तरीके के लाइसेंस होते हैं. सो फर्स्ट इज योर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस. इसके लिए शॉर्ट फॉर्म रहता है आपका SPL. ये आपको तब इशू होता है जब आप फ्लाई करने जाते हो, यानी आप बेस पे जाओगे. अपने फ्लाइंग करने से पहले आपको ये इशू किया जाएगा. ठीक है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद you can go for your private pilot license, which is PPL. And PPL की requirements के बाद you can go for your CPL, which is commercial pilot license. जो जिसके लिए आप सारा पैसा लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, it is CPL only. CPL के बाद में आता है आपका ATPL. So ATPL is like the last license which you can get in this field. इट इज एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस. सो जब आपको नौकरी मिलेगी या फिर जब आप किसी भी एयरलाइन में फ्लाई करोगे, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, सो यू विल हैव टू क्लियर योर ATPL एग्जाम फर्स्ट एंड देन यू गेट अ जॉब. उससे पहले भी मिल सकती है, बट उस एयरलाइन की वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज योर ATPL. अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो आपको कैसे मिलेगा ये लाइसेंस, या फिर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या चीज़ें आपको क्लियर करनी है, कौन से पेपर्स देने हैं, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ लेंगे. सो रिक्वायरमेंट आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर एज. यू शुड बी 16 years ऑफ एज. आपकी एज मिनिमम 16 होनी चाहिए. उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट उससे कम नहीं हो सकती. ठीक है, उसके बाद में आपको क्लास 2 मेडिकल आपका करवाना है. इफ यू डू नॉट नो व्हाट द मेडिकल इज, क्लास 2 और क्लास 1, आई हैव मेंशन्ड दैट इन माय वीडियो. You can check out my previous videos. You can see that in the computer number 1. इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओरल एग्जामिनेशन. ओरल एग्जाम ऑल्सो मीन्स वाइवा. सो जब आप अपने किसी भी फ्लाइट स्कूल को ज्वाइन करोगे, अगर आपने अपने रिटन पेपर क्लियर नहीं किए हैं अभी तक, मतलब कि DGCA की तरफ से जो एग्जाम्स होते हैं वो आपने अभी तक नहीं क्लियर किए हैं, सो आपको ओरल एग्जाम तो देना ही पड़ेगा अपने इंस्ट्रक्टर को, या फिर जो भी आपका वाइवा ले रहा है. और वो किस सब्जेक्ट में होंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. फर्स्ट इज एयर रेग्स, दैट मीन्स योर एयर रेगुलेशंस, जो मैं पढ़ा रही हूँ इस वक्त. दैट इज योर एयर रेग्स विच कवर्स ऑल योर लॉज, कन्वेंशंस. उसके बाद आता है आपका मेट. सो मेट इज योर मेट्रोलॉजी.
वेदर कंडीशंस को पढ़ना, क्लाउड्स को पढ़ना, ये सब आपका मेट के अंडर आता है। उसके बाद में आता है आपका जनरल नैव, विच इज़ जनरल नेविगेशन। इसमें आप चार्ट्स पढ़ोगे और कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये रोड नहीं है कि कहीं से भी गाड़ी लेके निकल गई, इतना ही किलोमीटर है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कितना डिस्टेंस पे कहाँ जाना है, नॉटिकल माइल्स में होना चाहिए, स्टैचू माइल्स में होना चाहिए, ये सब आपको जनरल नैव के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट स्पेसिफिक। So what is text specific? Text specific is the paper which you have to clear for a plane that you want to fly. For example, एक plane हम ले सकते हैं टेकनैम, पाइपर आर्चर, और दूसरा आप ले सकते हो सेस्ना। अगर आपके अगर आपके फ्लाइट स्कूल में सेस्ना ज़्यादा अवेलेबल है, सो यू गो अहेड, क्लियर द सेस्नाज पेपर, एंड आप उस एक पर्टिकुलर प्लेन पे टाइप रेटेड हो जाते हो। जैसे कि जो एयरलाइन पायलट्स होते हैं, अगर इंडिगो है, इंडिगो की फ्लीट में अगर एक A320 है, आपने A320 के ऊपर अपना ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस ले रखा है, यानी आप A320 पे टाइप रेटेड हो, दैट मीन्स यू कैन फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट, ओके। बट अगर वो एयरक्राफ्ट उस एयरलाइन में अवेलेबल ही नहीं है जिसपे आप टाइप रेटेड हो, तो आप उस एयरलाइन में जा ही नहीं सकते नौकरी करने। इस ऐसे होता है मतलब। सो गेट टाइप टेक्स्ट स्पेसिफिक पेपर डन, ये भी ओरल होएगा, जरूरी नहीं है रिटर्न हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो इस लाइसेंस के अंडर। तो सबसे पहली चीज तो होती है कि आप अकेले फ्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप सोलो फ्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको हर टाइम पे हर फ्लाइट में आपके साथ या तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रहना चाहिए या फिर कोई एग्जामिनर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि हमें बताया कि दो रूल्स होते हैं, VFR एंड IFR। सो IFR इज इंस्ट्रूमेंट वन एंड VFR इज विजुअल फ्लाइट रूल। सो ऑलवेज एवरी टाइम यू हैव टू फ्लाई VFR ओनली। उसके बाद में आप कैनॉट कैरी पैक्स। पैक्स मीन्स पैसेंजर्स। सो आप किसी भी टाइम पे पैसेंजर्स अपने साथ में कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इतने ज़्यादा अभी क्वालिफाइड नहीं हो कि आपके ऊपर वो अपनी जान का खतरा मतलब जान दांव पे लगा सके, ऐसे कुछ समझ लो, ठीक है। तो उसके बाद में कैन डू क्रॉस कंट्री विद मिनिमम ऑफ 10 आवर्स सोलो टाइम। ओके, सो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ में जब आपका कुछ टाइम क्लियर हो जाएगा एंड आप अपने फर्स्ट सोलो के लिए रिलीज हो जाओगे, उसके बाद में जब आपके 10 आवर्स ऑफ सोलो टाइम आप लॉग कर दोगे अपनी लॉग बुक में, उसके बाद जाके आप क्रॉस कंट्री शुरू कर सकते हो। नाउ क्रॉस कंट्री का क्या मतलब होता है? क्रॉस कंट्री डज नॉट मीन कि आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओगे, आप इंडिया में फ्लाई कर रहे हो तो आप सीधा US निकलोगे, नहीं। इसका मतलब होता है अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो तो यू कैन गो टू दिल्ली और एनी अदर स्टेट, दैट मीन्स क्रॉस कंट्री। कंट्री लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है। उसके बाद में हम आते हैं अपने सेकेंड लाइसेंस पे, विच इज प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज PPL। सो इस लाइसेंस की वैलिडिटी होती है 5 years तक की, ठीक है। और इसके बाद में 17 years इज योर मिनिमम एज लिमिट। 17 का आपको होना ही पड़ेगा इफ यू वांट योर PPL। उसके बाद में आपका मेडिकल आपके पास क्लास 2 का होना चाहिए। उसके बाद में आपको मेट्रोलॉजी और जनरल नैव का रिटन एग्जाम क्लियर करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप अपने फ्लाइट स्कूल में फ्लाई करने के लिए ऑलरेडी जा चुके हो, बट आपने अभी तक अपने रिटन एग्जाम एक भी 6 में से एक भी क्लियर नहीं किया है। सो इन दैट केस पहले तो जाने से पहले आपको वाइवा देना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का। उसके अलावा जब आपके कुछ 50 आवर्स होने वाले होंगे, 50 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम से पहले पहले आपको ये 2 पेपर क्लियर करने ही करने हैं, यानी DGCA पेपर्स, यानी रिटन पेपर, ठीक है। उसके बाद में आपकी प्रिविलेजेस आ जाती है यहाँ पे। कैन कैरी पैसेंजर्स बट नॉट फॉर रिम्यूनरेशन। सो दैट मीन्स कि
पैसेंजर्स आप मतलब अपने साथ में लेके जा सकते हो किसी को, बट नॉट फॉर मनी। ओके, यू कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम देम, मतलब कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है और हमारी फ्लाइट भी वहीं की है, तो मैं कह दूँ उन्हें कि आप मुझे पे कर दो और मैं आपको ले जाऊंगी। यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सो इसके बाद में आपका थर्ड लाइसेंस आता है CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो इसकी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद में आपको क्लास 1 मेडिकल भी चाहिए रहेगा। एग्जाम्स आपको सारे के सारे क्लियर करने हैं। तो इसमें आपके आ जाते हैं 6 एग्जाम्स। तो फर्स्ट इज योर RTR, दैट्स फॉर रेडियो। सेकेंड वन इज योर टेक्स्ट स्पेसिफिक, यानी आप किस प्लेन पे टाइप रेटेड हो। उसके बाद में आपका आता है जनरल नेविगेशन। उसके बाद में आता है आपका टेक्निकल जनरल। एंड उसके बाद में आता है आपका मेट्रोलॉजी। एंड लास्ट वन विल बी योर रेग्स। ठीक है, तो ये 6 के 6 एग्जाम रिटन आपको क्लियर करना है अपने CPL से पहले। नाउ फॉर CPL यू नीड 200 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम। सो 200 घंटे से पहले पहले आपको ये सारे के सारे एग्जाम क्लियर करने हैं, वरना ये लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में प्रिविलेजेस देख लेते हैं हम। सो कैन फ्लाई फॉर रिम्यूनरेशन, सो दैट मीन्स यू कैन कैरी पैसेंजर एंड यू कैन टेक मनी फ्रॉम देम एंड यू कैन गो विद देम। सो उसके बाद में आता है आपका कैन एक्ट एज PIC ऑफ एयरक्राफ्ट अप टू 5700 kgs। यानी पहली बात तो व्हाट इज PIC इज पायलट इन कमांड। सो जो कैप्टन होता है वो जो पायलट 2 या 3 में से एक ही कॉकपिट में सारे डिसीजन लेगा, यानी जिसका लास्ट वर्ड रहेगा दैट इज योर PIC। ठीक है, तो ऐसा एक एयरक्राफ्ट जिसका वेट 5700 kg तक का है, उसके लिए आप PIC हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपके फ्लाइंग आवर्स होने चाहिए 200, लाइक आई सेड अर्लियर। उसके बाद में 200 में से 100 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम आपका सोलो रहेगा, यानी आप किसी के साथ फ्लाई नहीं करोगे, मतलब कि कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता आपके साथ में उस टाइम पे, आपको सोलो फ्लाई करना है। उसके बाद में इसमें आता है आपका 20 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री, एक्स मीन्स क्रॉस। तो पहले वाले में मैंने लिखा है 100 नॉटिकल माइल, तो जो डिस्टेंस रहेगा आपका 100 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर आपको 20 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री करना है। यानी एक जगह पे जहां से आप फ्लाई कर रहे हो, आपको कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जो 100 नॉटिकल माइल्स के अंदर है और वो क्रॉस कंट्री भी हो। ठीक है, तो इसके बाद में आता है आपको एक क्रॉस कंट्री करना रहेगा जो 300 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में हो। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 5 आवर्स ऑफ नाइट टाइम एज PIC, यानी आपको पायलट इन कमांड रहना है। मतलब पायलट इन कमांड रहना है एज इन कि ये सोलो फ्लाइट नहीं है, वरना वरना तो आप पायलट इन कमांड ही रहोगे ना अगर सोलो फ्लाइट है तो। यानी अगर आप किसी अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जा रहे हो तो आप पायलट इन कमांड होने चाहिए हो, और उसमें आपके 10 टेक ऑफ एंड 10 लैंडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, 5 आवर्स के अंदर अंदर। उसके बाद में आता है आपका 5 आवर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेटिंग टाइम। ठीक है, तो इसमें जब आप IFR फ्लाई करोगे, पहली बात तो आप तभी IFR फ्लाई कर सकते हो जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है। नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट रेटिंग? इसका मतलब होता है कि जो हमारा 6 पैक होता है, यानी हमारे सारे आर्टिफिशियल होराइजन, स्लाइड एंड स्लिप इंडिकेटर और जितने 6 के 6 सारे इंस्ट्रूमेंट, वो आपको सारे पता होने चाहिए, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ही बताए हैं। तो क्योंकि मुझे अभी वही याद आ रहे हैं, तो उसके बाद में आपको वो सारे 6 के 6 पता होने चाहिए। और आप सिमुलेटर, यानी हम इसे बोलते हैं सिम्स, सिमुलेटर के अंदर आप पहले सीखते हो, उसके बाद यू कैन गो फॉर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट रेटेड होने के बाद में आपके पास 10 आवर्स होने चाहिए उसमें लॉग्ड। ओके, सो ये आपका CPL हो गया। एंड इसके बाद में लास्ट आता है आपका ATPL। सो लाइक आई सेड, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट, जब आप जॉब करोगे तो उससे पहले आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी 21 ईयर्स ऑफ एज, तो यानी कि आप 21 ईयर्स के होने चाहिए हो, उससे कम नहीं। और इसके बाद में आपके पास आपका क्लास 1 मेडिकल होना चाहिए। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम जो है
वो जनरल एफ, आरटीआर एंड मेट, ये तीनों रिटन में तो देने ही हैं, और उसके अलावा जो जनरल एफ और आरटीआर का एग्जाम है वो ओरल भी लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप रिक्वायरमेंट्स और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखी हुई है। मिनिमम आवर्स आपके 1500 होने चाहिए। तो जैसे कि पीछे हमने देखा सीपीएल में आपके आवर्स होने चाहिए 200। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? तो आपको जब आप इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए जाओगे या फिर आप किसी दूसरे टाइप रेटिंग के लिए जाओगे किसी और प्लेन पे, तो जब आप फ्लाई करना स्टार्ट करोगे वहां से आपके आवर्स लॉग होने शुरू हो जाएंगे। इनिशियली जब आपको प्लेन उड़ाना ही नहीं आता है तो आपको 1 साल लगेगा 200 आवर्स कंप्लीट करने में। बट जब आपको आ गया है, आपके पास आपका सीपीएल लाइसेंस आ गया है, उसके बाद में तो आप ऑब्वियसली बहुत ही कम टाइम में जा सकते हो और अपने आवर्स बिल्डअप कर सकते हो। तो आपका अगर सीपीएल लाइसेंस खत्म हो गया है तो ये मत करना कि अब हम घर पे बैठेंगे जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, अपने आवर्स बिल्डअप करो। यू कैन इवन टेक अ प्लेन ऑन रेंट, और उसके बाद में आप जा सकते हो और अपने आवर्स बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे मिनिमम 1000 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री होना चाहिए, 100 आवर्स ऑफ नाइट टाइम होना चाहिए और 100 आवर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टाइम होना चाहिए। इन तीनों के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों में पूरे पूरे घंटे आप अकेले पीआईसी हो, नहीं, आप एज अ को पायलट भी रह सकते हो, बट उसके अंदर भी 50% ही रह सकते हो, 50% आपको पीआईसी रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 500 आवर्स ऑफ सोलो एज अ पीआईसी, ठीक है। तो यानी 1500 जो आपका पूरा गिवन टाइम है रिक्वायरमेंट्स में, उसके अंदर आपका 500 आवर्स सोलो रहना चाहिए, और अगर आप सोलो जा रहे हो तो पायलट इन कमांड आप ही होगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 200 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री सोलो, ठीक है। जब आप क्रॉस कंट्री के लिए जा रहे हो तो आप अकेले जाओगे, ठीक है। उसके बाद में 50 आवर्स ऑफ क्रॉस कंट्री नाइट में। तो ये तो एक हो गया सुबह के टाइम में और एक हो गया आपका नाइट में। नाइट फ्लाइंग इज वेरी डिफरेंट, ओके। उसके बाद में आपकी प्रिविलेजेस में आता है ऐसा एयरक्राफ्ट जो 5700 केजी से ज्यादा वेट करता है, आप उसके पीआईसी एज एक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी 5700 केजी के एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादातर आपको एयरलाइंस में मिलेंगे, ठीक है। सेस्ना वगैरह ये सारे स्मॉल में आते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड ये आपका एनेक्स्चर 1 भी था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड एनेक्स्चर पढ़ने के लिए यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, and for computer number how to apply it, I have also made a video about that. So, and last thing, you can also follow my Instagram handle, which will be given in my description. I post daily quiz there so that you can, just go ahead and tap on one thing and you can get some extra information. So I'll see you guys in the next video.